अगर सबने तुम लोग को मेथड नहीं बताया कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे ये सब में हुआ, ये सब में वो बोल रहा है कि बाय स्मॉल लॉट ऑफ शेयर्स और बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो उन्हें ऑब्जेक्टिव बताया कि तुम लोग को कौन सी चीज का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये नहीं बताया कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है। अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए कौन सा मेथड अच्छा, ये स्मॉल लॉट के लिए कौन सा मेथड अच्छा, ठीक है। तो ये सब किस पे डिपेंड है, तो वो अपन रूल यहाँ पे कवर करने को ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला, फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और मेजोरिटी ऑफ शेयर और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर तुम लोग को बोला कि शेयर का वैल्यू फाइंड करो कि जहां पे शेयर का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, या फिर वो मेजोरिटी शेयर्स बाय कर रहे हैं, या तो अपन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि वो कंपनी का अपन बोल सकते कि कंट्रोल एक्वायर करने के लिए मोर देन 50% शेयर एक्वायर करना पड़ता है, तभी अपना वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा शेयर अपन खरीद रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियसली छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे केस में द बेस्ट मेथड विल बी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज, उसे अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो उसके लिए अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू दोनों अपने को मिलना चाहिए, तो अपन फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई समय सपोज या तो यील्ड वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो वो केस में फेयर वैल्यू अपन नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो वो केस में अपने को if intrinsic value is not possible to calculate, use profitability yield और EPS yield, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी अपने को यूज करना है फेयर वैल्यू। लेकिन अगर सब में सपोज पूरा बैलेंस शीट वगैरह नहीं बताया और अगर फेयर वैल्यू अपन नहीं निकाल पा रहे, तो वो केस में अपने को प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड या ईपीएस यील्ड दोनों एक ही है, वो अपने को यूज करना है, ठीक है। सेकंड, फॉर स्मॉल लॉट ऑफ शेयर्स और माइनॉरिटी शेयर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अपने को यूज करना है डिविडेंड यील्ड। बेस्ट मेथड विल बी डिविडेंड यील्ड, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वो सिर्फ डिविडेंड के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग को सिर्फ कमाना है और एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो वो लोग के लिए बेस्ट मेथड रहेगा डिविडेंड यील्ड। तो अगर तुमने को बोला कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या मेजोरिटी शेयर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो पहला प्रायोरिटी फेयर वैल्यू को देना है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पॉसिबल नहीं रहेगा, तो यील्ड मेथड में प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड आएगा। अगर तुम लोग को फॉर एग्जांपल यील्ड मेथड पॉसिबल नहीं है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में तो कोई टाइप है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आईवी मेथड एक ही बाकी रहेगा, ठीक है। तो मेजोरिटी शेयर के लिए फेयर वैल्यू या तो प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड, और स्मॉल लॉट या माइनॉरिटी शेयर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड यील्ड। ये मेथड अपन यूज करते हैं। एनए वैल्यू तक वो लोग वेट करेंगे ही नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू वो केस पे यूज होगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग कंपनी का लिक्विडेशन तक वेट ही नहीं करने वाले। डिविडेंड मिलेगा, शेयर बेच के भाग जाएंगे। तो वो लोग के लिए एक ही मेथड पॉसिबल है, जो है डिविडेंड यील्ड, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी या ईपीएस, और शॉर्ट टर्म के लिए डिविडेंड। तो यहाँ पे अपने को दो डिफरेंट शेयर्स का वैल्यू निकालने को बोला है। एक है बाय स्मॉल लॉट ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड का रेट वगैरह भी दिया है। तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, स्मॉल लॉट ऑफ शेयर्स के लिए सर डिविडेंड यील्ड मेथड डिविडेंड यील्ड अपन यूज करेंगे।
ओके, तो बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड 1 by 1 स्टेप फॉलो करते हैं. स्टेप नंबर 1, वहां पे आता है एक्चुअल यील्ड, यानी कि एवरेज डिविडेंड. एवरेज या तो सिंपल रहेगा या तो वेटेड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दी डिविडेंड रेट्स ओवर द इयर्स. तो यहाँ पे देखो 2007 से लेके 2010 तक दोनों को डिविडेंड का रेट दिया है 12, 15, 18, 20. ठीक है, तो सिंपल एवरेज ले या वेटेड एवरेज ले? कौन सा लेना? वेटेड एवरेज शुड बी यूज्ड. वेटेड एवरेज इंक्रीज इन ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को वेटेड एवरेज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अपने को यूज करना पड़ेगा. सिंस डिविडेंड रेट्स are increasing over the year, weighted average will be used. तो ईयर, डिविडेंड का रेट, वेट और प्रोडक्ट, 4 कॉलम अपने को लगेगा. ईयर, डिविडेंड परसेंटेज, वेट्स एंड प्रोडक्ट. ईयर दिया है 2007 से लेके 2010. डिविडेंड का रेट है 12, 15, 18, 20. वेट्स नहीं दिया रहेगा तो क्या लेना है? लेटेस्ट ईयर शुड बी गिवन हायर वेट एंड उसके बाद वाला कम वेट. बराबर. तो सबसे पुराना साल है 2007, तो वहां से अपन वेट स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4. करंट ईयर जो है लेटेस्ट ईयर 2010, उसको हाईएस्ट वेट आया है. तभी सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 इंटू 1, 15 इंटू 2, ठीक है, 18 इंटू 3 और 20 इंटू 4. अब प्रोडक्ट का टोटल ले लो, वेट्स का टोटल ले लो, और दोनों को मिल जाएगा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज डिविडेंड, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट्स. टोटल प्रोडक्ट है 176 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट है 10, तो ये हो जाएगा 17.6%. ठीक है, 17.6%. ये है तुम लोग का एक्चुअल यील्ड, यानी कि एवरेज डिविडेंड. स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड यील्ड. एक्सपेक्टेड यील्ड, ये देखो मार्केट एक्सपेक्टेशन इज 12% ही दिया, यानी कि ये एनआरआर है. ठीक है, एक्सपेक्टेड यील्ड. स्टेप नंबर 3, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. एक्चुअल यील्ड अपने को मिला 17.6, एक्सपेक्टेड यील्ड है 12 इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. शेयर का पेड अप अमाउंट कितना है वो यहाँ पे सब में कहीं पे दिया ही नहीं. प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, लेकिन तुम लोग को एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना वो नहीं बता. तो ऐसे केस पे इक्विटी शेयर का जनरली अपन 10 रुपीज एज्यूम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपीज और डिबेंचर का 100 रुपीज. तो पूरे सीएफआर में अगर कहीं पे भी तुम लोग को फेस वैल्यूज नहीं दिया तो तुम लोग ये एज्यूम कर सकते हो इक्विटी का 10, प्रेफरेंस और डिबेंचर का 100. तो यहाँ पे अपन इक्विटी का आंसर निकाल रहे हैं तो 10 रुपीज एज्यूम करते हैं.
कितना आएगा? $14.67। यस सर। तो एक शेयर का वैल्यू इस पर डिविडेंड यील्ड 14.67 आ रहा है। जितना पब्लिक एक्सपेक्ट कर रहा है अपन उसे ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए शेयर का भाव फेस वैल्यू से ज्यादा आएगा। तो ये 14.67 इसका वैल्यू आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये हो गया फॉर स्मॉल लॉट ऑफ शेयर्स। अभी फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जनरली पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के लिए अपने को पहले आईवी लगेगा। आईवी के लिए अपने को एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ही नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर मिलेगा ही नहीं। और दूसरा एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट थिंग्स है, दोनों अलग अलग। कैपिटल एम्प्लॉयड बोला तो ऑनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, इस पर डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड है। जबकि अपन यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए यूज करते हैं उस पे एनएफ और इक्विटी होल्डर में इवन प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करके अपन लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट है और एनएफ और इक्विटी होल्डर डिफरेंट है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर चाहिए आईवी निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसके लिए अपन आईवी नहीं निकाल पाएंगे। अगर आईवी नहीं मिलेगा तो अपने को फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा। तो फेयर वैल्यू अगर नहीं है तो कौन सा मेथड अच्छा गिना जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड। प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड। तो पहला प्रायोरिटी है फेयर वैल्यू को, लेकिन वो फेयर वैल्यू पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और एनएफ और इक्विटी होल्डर इज नॉट गिवन इन द सम। और इसके लिए अपन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड के बेसिस पे आंसर निकाल रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अभी ये सब में अपने को प्रॉफिट्स दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, डिविडेंड यील्ड के लिए डिविडेंड हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, तो अपने को अब ये प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड ये इंफॉर्मेशन यूज करके अपने को प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड फाइंड करना पड़ेगा। अपना जो जनरल स्टेप मैंने बताया तुम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड का, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है कि अपने को एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड करना है। उसको बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करना है, तो अपने को मिलेगा एक्चुअल यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड सब में दिया रहेगा, और बाद में अपन अप्लाई करेंगे वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला। अब ये सब में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया ही नहीं, हम लोग को दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी शेयर अकेला दिया नहीं, तो अपन ये जो फॉर्मूला है एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दिया है उसी को यूज करके, अपने पास कोई वे नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को यूज करके अपने को आंसर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट्स दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना परसेंट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रहा है ये अपन फाइंड करेंगे, यानी कि रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अपन फाइंड करेंगे, और उसी को अपन एक्चुअल यील्ड करके कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे it is not possible to find FMP for equity shareholder, hence return on capital employed is calculated and
return on capital employed will be considered as actual yield. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वर्किंग किया वैसे सिमिलर वर्किंग हम लोग को करना पड़ेगा. चार साल का डेटा अपने को दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को मिल जाएगा. प्रॉफिट से 55 लाख, 1 crore 60 lakh, 2 crore 20 lakh, 2 crore 50 lakh. Capital employed है 3 crore 43 lakh 75,000, 8 crore 10 crore 10 crore. तभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो अपने को मिलेगा परसेंटेज. ठीक है, तो ये अपने को मिल गया परसेंटेज. अब इसका एवरेज, ठीक है, ये 4 साल का जो अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका जो एवरेज लेंगे दैट विल बी अवर एक्चुअल यील्ड. लेकिन अगेन एवरेज लेने के लिए यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल बढ़ते जा रहा है. पहले 16 था, 20, 22, 25. तो सिंपल एवरेज लेने की जगह पे अपने को वेटेड एवरेज यहाँ पे यूज करना चाहिए. वेट्स और प्रोडक्ट. वेट्स आएगा 1 2 3 4, टोटल वेट आएगा 10. प्रोडक्ट 16 into 1, 20 into 2, 22 into 3, 25 into 4. अभी टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट, तो अपने को मिल जाएगा एक्चुअल यील्ड इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट्स. टोटल प्रोडक्ट है 222, टोटल वेट है 10, यानी कि 22.2. ये अपना एक्चुअल यील्ड अपने को मिल गया. स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड यील्ड. एक्सपेक्टेड यील्ड सब में अपने को दिया हुआ है 12% है. स्टेप नंबर 3, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. तो एक्चुअल यील्ड 22.2 है, एक्सपेक्टेड यील्ड 12 है, इनटू पेड अप वैल्यू अपन 10 रुपीज एज्यूम कर रहे हैं. कितना होगा 22.2 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, 18.5. बराबर है. Yes, sir. तो ये हो गया वैल्यू पर शेयर.
ठीक है, पहले वाले में हमने डिविडेंड यील्ड यूज किया, सेम टेक्निक, वेटेड एवरेज लिया क्योंकि इंक्रीजिंग था। यहाँ पे अपने को प्रॉफिट वगैरह सब दिया नहीं था, तो हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया। वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजिंग था, तो हमने उसको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज लिया, वो अपना एक्चुअल यील्ड बन रहा है। एक्सपेक्टेड यील्ड और वैल्यू पर शेयर वो सेम लाइन पे हर सम में रहेगा। ठीक है, सभी को समझा कि नहीं? Yes, sir. बाकी लोग बोलो ना, समझा ना? यस सर। Yes, sir.